तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में सियासी बहस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एनसीपी के चीफ शरद पवार इन चुनावों से इसे ध्यान भटकाने वाला एक मुद्दा बता रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इससे तूफान आ जाएगा। यूसीसी पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रही है। भोपाल से पीएम के ऐलान के बाद से ही विपक्ष में इसे लेकर बेचैनी बनी हुई है और ये बेचैनी हर एक दिन के साथ बढ़ती जा रही है। एनसीपी चीफ शरद पवार इसे चुनाव से पहले ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहे हैं। हमने बताया, हमने कई लोगों की राय लेना चाहते हैं और साथ साथ कोई ऐसी कौम है कि जैसे सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, इन लोगों की भी इस बारे में राय क्या है वो समझने की आवश्यकता है। राय जानते बिना कोई भी कुछ कदम उठाना ठीक लगता नहीं मुझे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इससे कहीं तूफान ना आ जाए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। वहीं कानून मंत्री कह रहे हैं जो संविधान में लिखा है उसे लागू करने की तैयारी है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। यूसीसी पर उत्तराखंड में तैयारी लगभग पूरी हो गई है और आज यूसीसी के लिए बनाई गई विशेषज्ञों की कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड सदन में होने वाली है। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का खाका लगभग तैयार है। अब बारी है तो इसे लागू करने की। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए बनाई गई विशेषज्ञों की समिति दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड सदन में होगी। इस कमेटी ने यूसीसी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बाहर के देशों के कानूनों की भी समीक्षा की है। माना जा रहा है कि इस ड्राफ्ट पर रिपोर्ट आज आ सकती है। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई थी। रिटायर्ड जज रंजन प्रसाद देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कमेटी को करीब 20 लाख सुझाव मिले थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे और चुनाव जीतने के बाद ही इस पर कमेटी बना दी गई थी। अगर ये कानून लागू होता है तो उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। गुरुवार से राहुल गांधी 2 दिनों के मणिपुर दौरे पर हैं, लेकिन इससे पहले कि वो पीड़ितों तक पहुंचते वहां हालात बेकाबू हो गए। बीते कुछ दिनों से शांत दिख रहे मणिपुर में गुरुवार को अचानक हिंसा की आग दोबारा लग गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस ने उन्हें रोकने और तितर बितर करने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। उग्र भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। टीयर गैस लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और उस तरफ आप देख सकते हैं कि एक समुदाय के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। इम्फाल की मेन सड़क है ये, बीचों बीच सड़क से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी ने राहत शिविरों का दौरा किया और पीड़ितों से बात भी की। I understand that a tragedy has taken place in Manipur and I have come to Manipur to listen to what has happened, to understand what has happened and to try and bring back peace in Manipur. राहुल के मणिपुर दौरे के बीच भड़की हिंसा पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया तो बीजेपी ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश न हो। मणिपुर में दोबारा हिंसा भड़कने के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी हमले तेज हो गए हैं। गुरुवार को राहुल गांधी जब इम्फाल से सड़क मार्ग से चूड़ाचंदपुर के लिए निकले तब विष्णुपुर में उनका काफिला रोका गया, जिसके बाद वो इम्फाल वापस गए और चौपर से चूड़ाचंदपुर पहुंचे। विष्णुपुर में जिस तरह से हंगामा हुआ उसके बाद सड़क मार्ग को छोड़कर राहुल गांधी आपको बताएं कि चौपर के जरिए यहाँ पर पहुंचे। लेकिन राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा के दौरान हुई हिंसा पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और ट्विटर के जरिए हमला बोला। सरकार की लाख कोशिशों और अवरोधों के बावजूद आपके राहुल गांधी मणिपुर के हिंसा पीड़ितों के बीच पहुंच ही गए। अपने लोगों के बीच पहुंचकर राहुल जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनके साथ हैं हमेशा। उनके कंधों पर हाथ रख के भरोसा दिलाया कि एक रोज सब ठीक हो जाएगा, नफरत की आग बुझेगी
मोहब्बत का गुलिस्तां खिलेगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा ने राहुल के दौरे को लेकर तुरंत कांग्रेस को जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में हमें राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन डील को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने ड्रोन की कीमतों पर सवाल उठाए थे, जिसका सरकार ने जवाब दिया है। अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन डील को लेकर कांग्रेस के सियासी हमले पर सरकार ने पलटवार किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ड्रोन की कीमतें अभी तय नहीं हैं। ड्रोन की कीमतें घट या बढ़ सकती हैं। सरकार का कहना है कि गलत सूचना के चलते विपक्ष ने प्रीडेटर ड्रोन की खरीद पर सवाल उठाए हैं। दरअसल कांग्रेस ने प्रीडेटर ड्रोन की कीमतों को लेकर मोदी सरकार को घेरा था। आरोप लगाया था कि सरकार इसे महंगे दामों पर खरीद रही है। जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया जा रहा है। जिस ड्रोन को बाकी मुल्क 4 गुना कम कीमत में खरीदते हैं, उसी ड्रोन को हम $110 मिलियन यानी कि 880 करोड़ प्रति ड्रोन हम खर्च कर रहे हैं। कांग्रेस के इन आरोपों को सरकार की तरफ से निराधार बताया गया है, जिसको लेकर अब सरकार कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बता दें कि अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीद की डील हुई है। पटना में हुई विपक्ष की बैठक के बाद अब विपक्षी दल कर्नाटक के बेंगलुरु में इकट्ठा होने वाले हैं। खबर है कि 13 जुलाई को यह बैठक होने वाली है। विपक्ष एक बार फिर अपनी एकजुटता दिखाने जा रहा है। हालांकि इस बार विपक्ष ने शिमला की बजाय बेंगलुरु को अपनी ताकत दिखाने का अखाड़ा बनाया है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद अगली बैठक शिमला में होने वाली थी, लेकिन इसमें अब बदलाव किया गया है। अब विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला की जगह बेंगलुरु में 13 जुलाई को होगी। इस बात का ऐलान शरद पवार ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये सत्ता में रहे बिना नहीं रह सकते। राज्य में बीजेपी नेता सत्ता में रहने के लिए बेचैन हैं। इधर बीजेपी का कहना है कि विपक्षी पार्टियां काफी भ्रम की स्थिति में हैं, आपसी खींचातानी में फंसी हुई हैं। अभी तक जो परिदृश्य नजर आ रहे हैं, केजरीवाल जी का मामला हो, ममता दीदी का मामला हो, सब लोग कांग्रेस पर लगातार अटैक कर रहे हैं, कांग्रेस को भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये संशय पैदा करता है कि ये एक मंच पर नहीं रह सकते और आने वाले दिनों में देखें कि और तेज से बिखराव बढ़ेगा। और जल्द ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का इंतजार खत्म होने जा रहा है। भव्य राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लाइव दिखाने की तैयारी हो रही है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के प्रथम चरण का काम करीब करीब पूरा कर लिया गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयारियां भी जोरों पर है। इस महोत्सव का उत्साह पूरी अयोध्या में तो है ही, इसके साथ ही देश भर में भी है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लाइव दिखाने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। देश के 1000 मंदिरों में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा स्टेडियम और ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। बड़े मैदानों में भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। हिंदू संगठन 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक शौर्य यात्रा भी निकालेंगे। देश भर में साधु संतों की पद यात्रा भी होगी। इसके अलावा पवित्र नदियों और कुंडों से जल लाकर राम मंदिर का जलाभिषेक किया जाएगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने विश्व भर के राम भक्तों से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को एक उत्सव की तरह भव्यता से मनाने की अपील की है। जी न्यूज़।